नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और देखिए, कड़ाके की ठंड जहां उत्तर से लेकर पश्चिम तक पड़ रही है, हर जगह कड़ाके की ठंड का असर नजर आता है। इस बीच इसी कड़ाके की ठंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ एक्शन में हैं और उनका दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। ठंड में भी एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पहुंचे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्माण कार्यों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है कि निर्माण इस वक्त किस स्तर तक पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जहां पर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी और उनके साथ देखिए अधिकारियों का दल बल भी दिख रहा होगा। ये तस्वीर जो है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उसी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की, जिसे लेकर एक आमूलचूल परिवर्तन आपको आने वाले वक्त में स्वास्थ्य के सेक्टर में देखने को मिलेगा, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर और दुरुस्त होती हुई नजर आएंगी। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, चूंकि इस स्वास्थ्य विज्ञान अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो ये स्वास्थ्य के सेक्टर में एक बड़ी तब्दीली लेकर आएगा और इसीलिए उसकी कार्य की प्रगति खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री लगातार इन चीजों को देखते हैं कि बिहार में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं और जो भी नए चीजों का जहां भी निर्माण हो रहा है तो उसका जायजा मुख्यमंत्री लेते हैं, क्योंकि उसकी आधारभूत संरचना से लेकर के उसके बनने तक से उसके क्रियान्वयन तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको मुख्यमंत्री बारीकी से देखते हैं। और आज भी कड़ाके की ठंड में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो मीठापुर में बन रहा है उसका जायजा लिया, जाकर के निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और मुख्य सचिव के साथ साथ जो अन्य जो अधिकारी हैं वो लोग मौजूद रहे और पूरी जानकारी उन्होंने ली। पूरे कैंपस को जा करके देखा और जो निर्माण कार्य है, क्योंकि काफी तेजी से निर्माण कार्य भी चल रहा है, इसे मुख्यमंत्री ने देखा और साथ ही साथ जल्द से जल्द काम को पूरा करने और जो ये विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है उस विश्वविद्यालय में जो काम है उसको और तेजी से लाने का मुख्यमंत्री ने वहां देखा। शैलेंद्र, क्या मुख्यमंत्री कार्य की प्रगति से संतुष्ट नजर आए? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री कार्य की प्रगति से संतुष्ट नजर आए और साथ ही साथ कई निर्देश भी उन्होंने दिया। जो खामियां थी या फिर जो नयापन लाना था या नई चीजों को उसमें ऐड करना था, इन चीजों की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी और साथ ही साथ समय के अंदर निर्माण कार्य पूरा करा करके जो विश्वविद्यालय है उसमें पठन पाठन का जो काम है वो शुरू कराने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से कार्य की प्रगति सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है, योजनाएं किस रूप में फलीभूत हो रही हैं, जमीन पर उतर रही हैं, उसकी कार्य की प्रगति क्या है, इसे खुद मुख्यमंत्री अपने तरफ से निरीक्षण के दायरे में लाकर देखते हुए अधिकारियों के भरोसे नहीं, क्योंकि कार्य को लेकर जो संजीदगी है, जो उनकी गंभीरता है, वो साफ इस ठंड में उनके आगमन से समझ में आती है। और सियासी तौर पर इस वक्त एक बड़ी खबर जिसमें बीजेपी आरजेडी के अंदर बड़ी टूट का दावा कर रही है और नीरज कुमार बबलू जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के कई नेता हैं जो इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। आरजेडी अब उनके लिए नरक जैसी है, अब वहां पर उस नरक में कोई रहने को इच्छुक नहीं है। आरजेडी आज नरक हो गया है, नीरज बबलू का दावा। यहां तक आरजेडी के कई नेताओं के संपर्क में बीजेपी के साथ होने की बात उनकी तरफ से कही गई। आरजेडी का अधिकतर विधायक जो है वो बीजेपी में आने को इच्छुक है, आना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसे काम करने का मौका मिले, उसे सम्मान मिले और इसी लिहाज से सभी जो हैं बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और इसीलिए अब एक बड़ी टूट का अंदेशा आरजेडी की तरफ से आरजेडी में जाहिर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कौन नर्क में जाना चाहेगा? नर्क में सफाया हो गया, नरक में ठेलम ठेला करने कौन जाएगा? क्या लगता है उनके मैक्सिमम विधायक इधर आना चाहते हैं, सत्ता में सब लोग आना चाहता है। उनके विधायक भी चाहते हैं इलाके में काम करना है तो सत्ता के साथ में जाए, नीतीश कुमार जी के साथ में जाए, मोदी जी के साथ में जाए।
तो बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आरजेडी नर्क के समान हो गई और इसीलिए नर्क में कोई रहना नहीं चाहता है, इसलिए आरजेडी के कई जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। जैसे ही नीरज कुमार बबलू की तरफ से ये बयान आया उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लेकर क्या पलटवार किया है, जरा आप भी सुनिए। घोटालेबाज हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, माफिया हैं, सब तो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। उनको बहुत जल्दी शामिल करवा दिया, लेकिन जनता के चुने हुए विधायक भाजपा में जाने को तैयार है और भाजपा उन्हें नहीं बुला रही है। देखिए, भाजपाइयों की आदत है सवेरे उठते ही इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पूरा देश उस झूठ में उलझ के रह जाए। एक कोई नेता जगता है, एक झूठ की उल्टी कर देता है और सारे लोग उसमें उलझ जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल विचारों पर आधारित पार्टी है, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने वाली पार्टी है, सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती वाली पार्टी है। ये गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के प्रति हमेशा सजग रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग शोषितों, वंचितों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चला करके इस कड़कड़ाती ठंड में उनको सड़कों पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं। तो देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनकी तरफ से आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर सांगठनिक तौर पर क्या फेरबदल होने चाहिए, समय की क्या जरूरत है, इस हिसाब से बदलाव जो है किए जा रहे हैं। और असम और बंगाल में आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़ी तब्दीली जो है दायित्व के साथ की गई, जिसमें सांसद राजेश वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2 राज्यों का चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया है। संगठन को मजबूत करने में एलजेपी-आरवी जुटी हुई और इसी दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम उनके सामने इस वक्त लक्ष्य है और राजेश वर्मा चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी की निगाहें बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है और उसी के मद्देनजर पार्टी की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंगाल की जिम्मेदारी अपने पार्टी के खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को दे दी है और उन्हें बंगाल चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी तैयारी में बंगाल के लिए भी वो लोग जुट गए हैं और इसके मद्देनजर राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम का भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जो बिहार चुनाव में उप प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे। और राजेश वर्मा की अगर माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में उन्होंने रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति के तहत बंगाल चुनाव में भी तैयारी शुरू करनी है। और नए साल से पहले बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से राजेश वर्मा को दे दिया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है और इस लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजेश वर्मा ने नियुक्ति के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आभार भी व्यक्त किया है और नई जिम्मेदारी के साथ साथ जो उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी उसके लिए खुद को तैयार भी माना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संगठन और मजबूत हो रहा है और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। खासकर बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे मुर्शिदाबाद की हम जिक्र कर लें या तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर विशेष रणनीति के तहत तैयारी मजबूती के साथ की जाएगी और उसकी जो सुगबुगाहट है वो भी दिखने लगी है। यानी बिहार चुनाव संपन्न होने के साथ ही, सरकार बनने के साथ ही अब बंगाल चुनाव पर तमाम पार्टियों की निगाहें टिक गई है और उसके मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से बंगाल की जिम्मेदारी राजेश वर्मा को दे दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है और राजेश वर्मा भी पूरी तैयारी के साथ काम में जुट गए हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार की तर्ज पर ही बंगाल में भी तैयारी करेंगे और वहां भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। एक खबर जिससे आपको और हम सबको गर्व होगा। जी हां, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता हुआ भारत का एक और कदम जिसमें इसरो ने अपनी महत्वपूर्ण और महती भूमिका अदा की है। ब्लू बर्ड सेक्शंस व्यावसायिक समझौते के तहत ये मोबाइल कनेक्टिविटी में क्रांति के लिहाज से बड़ी लॉन्चिंग ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि व्यावसायिक समझौते के लिहाज से ये बड़ी उपलब्धि है, जिसमें अमेरिका की नेक्स्ट जनरेशन कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक
ब्लॉक 2 की लॉन्चिंग हुई है और इस लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है कि ये मिशन अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ एक व्यावसायिक समझौते के तहत किया गया है। इस सैटेलाइट के अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक क्रांति आएगी, जिसे सीधे शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि उस नई तकनीक के कामयाब होने के बाद मोबाइल टावर लगाने की जरूरत ही जैसे खत्म हो जाएगी। 2, 1, 0। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को इस सफलता के लिए बधाई दी है और उन्होंने भी कहा है कि LVMS M6 मिशन की सफलता, इसरो को इस सफलता के लिए बहुत बधाई। LVM3 M6 ये सफलता अपने आप में बहुत बड़ी है, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। और चलिए बात आस्था की नगरी रामलला की धरती अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में आज इस तरीके से तंजौर कला से बनी हुई प्रतिमा जैसे ही अयोध्या की इस पावन भूमि पर पहुंची, अपने आप में गर्व की अनुभूति करने के जैसा ये क्षण, जिसमें 7 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची ये प्रतिमा जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं, राम मंदिर में आस्था और कला का ये अद्भुत संगम है और भव्य प्रतिमा अयोध्या लाई गई है रामलला की, जिसमें 7 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनाई गई है। भारतीय डाक जो सेवा के अधिकारी हैं उनकी प्रतिमा को अयोध्या लाया गया है और प्रतिमा करीब 7 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची बताई गई है। प्रतिमा का वजन करीब 4 क्विंटल बताया गया और प्रतिमा में विधिवत तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट के सुपुर्द इसे किया गया। ये प्रतिमा बेंगलुरु के रहने वाले जो कार्डमन्स हैं उनकी ओर से रामलला को भेंट की गई है और फर्नांडिस उनकी तरफ से जैसे ही इसे भेंट किया गया, ये देखिए ये अद्भुत क्षण जो है इन तस्वीरों के जरिए, जिसमें एक साथ संयोग आपको आस्था और कलाकृति दोनों का एक साथ संगम के तौर पर नजर आएगा, जिसे अवलोकित करने के लिए, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी भी आपको दिख रही होगी। तो प्रतिमा पर स्वर्ण का लेपन किया गया है, इसमें बहुमूल्य नग जो हैं वो जड़े गए हैं। ये प्रतिमा 29 दिसंबर को राम मंदिर परिसर में स्थापित कर दी जाएगी। जय श्री फर्नांडिस की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और अब बात उस बांग्लादेश की जहां पर कट्टरपंथियों का एक तरीके से आतंक जो है वो साफ नजर आता है और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हमले दिख रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद से इसे लेकर विरोध के स्वर अब चारों तरफ से उठने शुरू हो गए। 2 हिंदू घरों को इस बीच फूंक दिया गया है और घरों के देखिए किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं की टारगेट एक तरीके से किलिंग की जा रही है। और अब इस पर 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। छात्र नेता बताया जा रहा है उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद किया और फिर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने एक गांव में 2 हिंदू घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर दोनों घरों को आग के हवाले कर दिया। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त कुल 8 लोग घर में मौजूद थे। सभी उस वक्त सो रहे थे। आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद मिलता है। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार को तोड़ा और बाहर निकलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। लेकिन यह हालात चिंताजनक हैं और सवाल पैदा करते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है। हिंदू परिवारों पर, हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार पर सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं।
इधर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में जो यूनुस सरकार है उसकी थू-थू हो रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर CR जो हैं वो दीपू चंद्र दास के परिवार से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उनकी तरफ से दीपू के पिता से मुलाकात की जाती है, बाकी लोगों से मुलाकात की जाती है परिवार के। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। देखिए ये तस्वीर है जहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त दीपू चंद्र दास को भीड़ के हवाले, कट्टरपंथियों के हवाले किया जा रहा था, उस वक्त कानून व्यवस्था के रखवाले क्या कर रहे थे। और ये पहली कोई घटना नहीं है। देखिए इसके बाद भी 2 हिंदू परिवारों को बंद कर घर में जिंदा जलाने के प्रयास किए गए, तो आखिर इस पर विराम कब लगेगा और कैसे लगेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो बांग्लादेश में घट रही घटनाओं के बाद से लगातार अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अब इसकी कड़ी निंदा हो रही है, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी कि आखिर बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है। यहाँ इन घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब दबाव की शुरुआत हो चुकी है। रूस के बाद अब नेपाल ने भी बांग्लादेश को आईना दिखाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व बनता है और इसीलिए यूनुस सरकार सबकी रक्षा करे। नेपाल की मिसाल देते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यक की रक्षा नेपाल में की गई है। नेपाल में धार्मिक तनाव नहीं है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। पहले तो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि नेपाल भी हिंदू बहुलवादी देश है, तो आप कैसे देखेंगे? क्योंकि आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। नहीं, नेपाल और बांग्लादेश का सिचुएशन थोड़ा फर्क है और बांग्लादेश में जो धार्मिक द्वंद्व जो ऐसे हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जो मेजॉरिटी होता है उसको माइनॉरिटी को रक्षा करना चाहिए। हाँ, तो हम इसको वही सुझाव देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा टिप्पणी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यूनुस सरकार से आपकी क्या अपील होगी? नहीं, वो तो बाहर के देश को तो दखल तो नहीं करना चाहिए, हम ऐसे तो नहीं कह सकते। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात हैं उसके बाद भारत की सीमाओं से लगने वाले बांग्लादेश के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया और वहां पर एहतियाती कदम पेट्रोलिंग के तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। हिंदू एक नहीं हुए तो ऐसा ही होगा, लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही है, लेकिन बाबा बागेश्वर का इस तरीके से एक बड़ा बयान सामने आना कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और अब अगर वो एकजुट नहीं हुए, इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाला वक्त इससे ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। और इस वक्त सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। सनातन संस्कार जरूर पैदा करें, बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया। और बिना सरकारों के जो संस्कार आपके अंदर होते हैं, उन संस्कारों की, संस्कृति की रक्षा कौन करेगा, तो इसे खुद आपको समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है औरंगाबाद से, जहां पर मालगाड़ी की 3 बोगियां डिरेल हो गई हैं। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि इस वजह से परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। DDU गयाजी रेलखंड पर ये तीनों बोगियां डिरेल हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतरी और संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? क्या स्थिति है? क्या परिचालन सामान्य हो चुका है? देखिए, परिचालन तो बाधित कभी नहीं रहा, इसलिए कि जो ये घटना हुई है, लूप लाइन पर यह घटना हुई है। गया जी की तरफ ये मालगाड़ी जा रही थी और फेसर स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास ट्रैक चेंज
कर रही थी ये मालगाड़ी, और ट्रैक चेंज लगभग कर चुकी थी। अंतिम की 3 बोगी की बेपटरी हो गई है, और उसको भी रेल कर्मियों ने, जो मेंटेनेंस कर्मी हैं, उन लोगों ने बोगियों को पटरी पर ला खड़ा कर दिया है। और मेन लाइन और जो ये डाउन लाइन है उसके परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिन्हा इस जानकारी के लिए। तो लूप लाइन पर ये हादसा हुआ जिस वजह से परिचालन पर इसका कहीं कोई असर नहीं है, और फिलहाल मरम्मत का काम जो है वो इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। तो औरंगाबाद से ये खबर। तो फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।